तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में इंफॉर्मेशन है, कंपनी इज कंसीडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स. Project K will require an initial investment in machine of rupees 2,68,000. It is anticipated that the machine will have a useful life of 10 years. तो बेटा 10 साल की लाइफ है मशीन की, मशीन जो प्रोजेक्ट की है, और बेटा उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो होगी 20,500 रुपये 10 साल बाद. द प्रोजेक्ट विल ऑल्सो रिक्वायर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश, डेटर्स एंड स्टॉक रुपीज 40,000. बेटा ये वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 40,000 रुपये की, जो आपको स्टार्टिंग में लगानी है. एट द एंड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, बैलेंसिंग इक्विपमेंट फॉर रुपीज 45,000 हैज टू बी इंस्टॉल्ड टू मेक द यूनिट वर्केबल. तो बेटा आपको 45,000 रुपये और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपने प्रोजेक्ट में. बेटा ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, 10 साल की लाइफ है टोटल प्रोजेक्ट की. 5 साल बाद अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट को लगाता हूँ 45,000 रुपये को, तो इसकी लाइफ बचेगी 5 साल और. तो 5 साल और इसको डेप्रिशिएट भी किया जाएगा. तो इन्वेस्टमेंट जो हो रही है बेटा वो 2,68,000 की मशीन हो रही है, 40,000 रुपये की वर्किंग कैपिटल हो रही है, और 45,000 रुपये 5 साल बाद भी लगाने पड़ेंगे. इसके अलावा 20,500 आपकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में. द कॉस्ट ऑफ एडिशनल मशीनरी विल बी रिटर्न ऑफ डेप्रिशिएटेड ओवर द बैलेंस लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट. तो बेटा मैं पूरे 45,000 रुपये को 5 साल में बैलेंस लाइफ में राइट ऑफ कर दूंगा. द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड द नेट कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 1 लाख एनुअली. तो बेटा 1 लाख रुपए का कैश फ्लो दे रखा है बिफोर डेप्रिसिएशन. तो अभी हमारे को टैक्स वगैरह भी लगाना है, डेप्रिसिएशन वगैरह भी लगानी पड़ेंगे. तो ईबीडीटी की वैल्यू है बेटा 1 लाख रुपए है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. प्रोजेक्ट आर, बेटा ऊपर जो इन्फॉर्मेशन थी वो प्रोजेक्ट के की थी. अब प्रोजेक्ट आर विच इज ऑल्टरनेटिव 1 अंडर कंसिडरेशन रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 3 लाख. तो 2,68,000 की जगह बेटा इसमें 3 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे इन मशीनरी. एज इन प्रोजेक्ट के द इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स ऑफ रुपीज 40,000. और बेटा करंट असेट्स के अंदर वही वर्किंग कैपिटल जो 40,000 रुपए की, इसमें भी लगानी पड़ेगी. The residual value, salvage value of the machinery at the end of its useful life of 10 years is expected to be 25,000. तो ये 25,000 रुपए की मिलेगी. The annual cash inflows before depreciation, फिर से बेटा ये EBDT है, 80,000 रुपए हर साल के हैं for the first 5 year and 1,80,000 per annum for the next 5 year. तो पहले 5 साल तक 80,000 आएंगे, उसके बाद हर 5 साल तक, अगले 5 साल में आपको 1,80,000 रुपए मिलेंगे. Depreciation is written off by the company on sum of year digit method. तो बेटा sum of year digit method of depreciation बेटा कैसे लगता है? अभी सबसे पहले हम इस सवाल के अंदर depreciation की ही कैलकुलेशन कर लेंगे. अच्छा, that is if the life of the asset is 10 year then the ratio of depreciation is 10:9, 8:8 and so on. तो अभी सिखाता हूँ बेटा depreciation कैसे लगाते हैं sum of year digit method से. इनकम टैक्स रेट इज 50%. मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न बेटा हमारे पास है 16%. ये हमारा डिस्काउंट रेट है. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बेटा आपको 16% वाले दे रखे हैं. विच प्रोजेक्ट इज बेटर? एज्यूमिंग नो कैपिटल गेन टैक्सेस. तो बेटा कैपिटल गेन यानी कि एसेट को बेच के और खरीद के जो भी अगर आपको कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स सेविंग नहीं होगी, ना ही कोई आपको टैक्स पे करना है. आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है बेटा दोनों प्रोजेक्ट के केस में. तो प्रोजेक्ट के और प्रोजेक्ट हमारे पास है बेटा आर, दोनों की आपको कैलकुलेशन करनी है. ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं. तो बेटा प्रोजेक्ट के, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 13. हम बात करें बेटा प्रोजेक्ट के बारे में. तो बेटा इनिशियल कैश आउटफ्लो, सबसे पहले बेटा कैश फ्लो निकालने पड़ेंगे एनपीवी निकालने के लिए. तो इनिशियल कैश आउटफ्लो, बेटा आउटफ्लो में हमारे पास है कॉस्ट ऑफ मशीन. बेटा मशीन थी 2,68,000 की. इसके अलावा बेटा आपने वर्किंग कैपिटल भी लगानी है 40,000 रुपए की. तो बेटा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 40,000 रुपए की. ये दोनों टाइम 0 पर है. इसके अलावा बेटा टाइम 5 पर आपको 45,000 रुपए की एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी करनी है.
और बेटा क्योंकि ये टाइम 5 पर जा रही है तो इसको पहले मुझे आज की डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। तो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, 45,000 रुपये आपको लगाने हैं बेटा। तो मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फैक्टर लगेगा बेटा हमारे डिस्काउंट रेट वाला 16% का, और साल लगेंगे बेटा यहाँ पर 5वें साल का 16% का फैक्टर बेटा क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है 1 2 3 4 5 0.48। तो बेटा 45,000 मल्टीप्लाई बाय 0.48 तो ये आ जाएगा 21,600। तो टाइम 0 पर मेरी जेब से जो पैसे जाएंगे बेटा वो जाएंगे इन सबको ऐड करके 21,600 प्लस 40,000 प्लस 2,68,000। तो ये तो वो पैसा हो गया बेटा जो टाइम 0 पर मेरी जेब से जाने वाला है, 3,29,600 टाइम 0। ये हो गया आउटफ्लो की बात। अब बेटा हर साल इनफ्लो में हमारे पास क्या आने वाला है, क्वेश्चन ने हमको बताया कि आपको 10 साल तक हर साल 1 लाख मिलेंगे, लेकिन आपको जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से लगाना है। तो बेटा पहले एक काम करता हूँ, मैं वर्किंग नोट बना देता हूँ एक डेप्रिसिएशन का, कि हम सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहीं पर ही बना देता हूँ बेटा, बाद में इसको यूज कर लेंगे। तो एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ बेटा मैं, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बेटा कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है बेटा, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन बेटा रिमेनिंग लाइफ के हिसाब से कैलकुलेट होता है, रिमेनिंग लाइफ। तो जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट 10 साल का है तो बेटा पहले मैं उसकी लाइफ लिख देता हूँ। लाइफ बेटा वो है 10 साल की, ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 साल की बेटा लाइफ होगी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, 10 साल की जो लाइफ है इसका टोटल करेंगे। 10 साल का जो बेटा टोटल आता है, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं बेटा, पहले हम क्या करते हैं, लाइफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, इसको बोलते हैं रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग। तो अगर मैंने आज मशीन खरीदी है और वो 10 साल तक चल सकती है, तो 1 साल बीतने के बाद उसकी लाइफ कितनी रह जाएगी, 9 साल, फिर रह जाएगी 8 साल, 7 6 5 4 3 2 1। एक तरीके से बेटा मैंने लाइफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो जो रिवर्स ऑर्डर में मेरे पास लाइफ है बेटा, इसको बोलते हैं हम डिजिट। और इन सबको टोटल करेंगे तो बेटा टोटल आएगा हमारे पास, कैलकुलेटर पे आप करोगे तो 55। तो लाइफ का बेटा टोटल करके आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 55। तो अब मेरे पास टोटल लाइफ का टोटल डिजिट्स अवेलेबल है। तो मैं डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा बेटा, पहले मैं के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। के में बेटा हमने 2 इन्वेस्टमेंट करी है, एक तो हमने स्टार्टिंग में कर दी थी और एक हमने 5 साल बाद करी। पहले हमने जो स्टार्टिंग में करी थी बेटा वो थी 2,68,000। तो उस पर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, तो हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन पर डिजिट, डेप्रिसिएशन पर डिजिट कैसे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। और लाइफ जो यहाँ पर रहेगी बेटा ईयर्स में नहीं रहेगी, डिजिट्स में रहेगी। डिजिट है 55। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ करते हैं, और लाइफ बेटा यहाँ पर हम डिजिट्स में ले रहे हैं 55। तो डेप्रिसिएशन पर डिजिट आएगा तो 2,68,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 20,500 डिवाइडेड बाय लाइफ 55 डिजिट। तो बेटा पर डिजिट जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो आ रहा है 4,500 रुपए। अब ये पर डिजिट है, तो मैं इसको डेप्रिसिएशन को लगाऊंगा कैसे बेटा, लाइफ के अकॉर्डिंग, कि जितने डिजिट हमारे पास है बेटा इसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। ओरिजिनल इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन 4500 रुपए पर डिजिट बेटा हमने कैलकुलेट किया। तो 10 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 45,000, 9 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 4500, तो बेटा ये हो जाएगा 40,500। और फिर बेटा 4500 रुपए कम होते जाएंगे सब में, 36,000, 31,500, और फिर बेटा 4500 कम हो जाएंगे तो 27,000, 22,500, 18,000, 13,500, और फिर बेटा वैल्यू आएगी हमारे पास 9,000,
अगला डेप्रिसिएशन आएगा बेटा हमारे पास 4500। तो बेटा ये हो गया जी हमारा टोटल डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। अगर आप ध्यान से देखो तो 10 साल की डेप्रिसिएशन ही आ गई है, लेकिन ओरिजिनल इक्विपमेंट पे। ऐसे ही मुझे बेटा के अंदर जो अभी आपने 5 साल बाद एडिशनल इक्विपमेंट लगाया है उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चाहिए, तो बेटा उसका भी हम ये ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो जो आपने सेकंड पार्ट बेटा मशीन का इंस्टॉल करा है 5 साल बाद, उसकी कॉस्ट आई थी बेटा, आपने लगाई थी 40,000 रुपए, सॉरी 45,000 रुपए, 45,000। तो 45,000 माइनस में इसकी स्क्रैप वैल्यू कोई नहीं बताई बेटा, लाइफ। अब इसकी लाइफ देखो जरा बेटा, ये जो एडिशनल इक्विपमेंट है ये सिर्फ बची हुई लाइफ में इस्तेमाल होगा, बची हुई लाइफ में। तो 5 साल बाद अगर आप इस इक्विपमेंट को लगाते हो 5 साल बाद, तो इसकी रिमेनिंग लाइफ रहेगी 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल और 1 साल। तो इसका अगर मैं टोटल करता हूं तो इसके जो टोटल डिजिट्स बनेंगे वो बनेंगे 15। ध्यान से देखो बेटा, ये जो नया इक्विपमेंट एडिशनल इक्विपमेंट आपने लगाया उसकी जो लाइफ है वो केवल है 5 साल, और 5 साल के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आपका बनता है वो बनता है कितना, टोटल आएगा डिजिट्स का 15। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, और बेटा लाइफ आएगी 15। तो डेप्रिसिएशन पर डिजिट आ जाएगा बेटा इसका 3,000 रुपये। तो आप हर डिजिट के ऊपर इस एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए आप 3,000 रुपये लगाओगे। 5 डिजिट के ऊपर 3,000 रुपये के हिसाब से 15,000, 4 डिजिट के ऊपर 3,000 रुपये के हिसाब से 12,000, 9,000, 6,000 और आखिरी में यहाँ पर 3,000। तो बेटा इस तरीके से इसका डेप्रिसिएशन लगेगा। पहले 5 साल में इसका कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। तो ये बेटा आपके पास जो मशीन प्रोजेक्ट के है उसके डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होगी। ये वो टोटल डेप्रिसिएशन है जो आप हर साल लगाओगे, पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे, चौथे, 5वें साल में, 6ठे साल में, 7वें में, 8वें में, 9वें में और 10वें में। ये वो डेप्रिसिएशन है जो आपको क्लेम करना है। ठीक है जी। ऐसे ही बेटा हम दूसरे प्रोजेक्ट का भी कैलकुलेट करेंगे, प्रोजेक्ट आर का भी, उसका भी हम कैलकुलेशन बाद में देख लेते हैं। पहले बेटा हम आगे चलते हैं कैश फ्लोज के ऊपर। तो बेटा कैश फ्लोज हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए। तो सब्सीक्वेंट कैश इनफ्लोज, बेटा ध्यान से देखो हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। क्वेश्चन ने हमको 10 साल तक के ईबीडीटी बता दिए थे कि हर साल आपके पास 1 लाख रुपए आएगा। तो ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा 10 साल की हमने लाइफ लिख ली है। अब लाइफ के बाद बेटा हमारे को क्या लगाना है इसके ऊपर, ईबीडीटी लिख लेते हैं बेटा। ईबीडीटी हर साल का 1 लाख रुपए है। ईबीडीटी हर साल का है 1 लाख रुपए। लेस डेप्रिसिएशन, बेटा हम डेप्रिसिएशन टोटल जो हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करा वो लगा देंगे। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा ईबीटी। इसके ऊपर बेटा हमने टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स का रेट बेटा क्वेश्चन में लिख के दिया था हमको 50% के हिसाब से, तो टैक्स लगाएंगे 50% के हिसाब से। फिर एक काम कर सकते हैं बेटा, वैसे तो आप ईबीटी में से अगर टैक्स माइनस करते हो तो आपके पास क्या आता है, ईएटी आ जाता है। ईएटी में आप डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देते हो। ऑल्टरनेटिवली आप ईबीडीटी में से सीधा टैक्स माइनस कर दोगे तो भी वही कैलकुलेशन आ जाएगी। तो मैं सीधा यहाँ पे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स लिख दूंगा, ईबीडीटी माइनस में टैक्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो माइनस हुआ बेटा वो बाद में वापस आप ऐड बैक करने वाले। तो आप टैक्स की कैलकुलेशन जरूर करो ईबीटी के ऊपर, बट आप ईबीडीटी में से अगर सीधा टैक्स माइनस कर दोगे तो भी सीएफएटी आएगा। ठीक है। तो जरा मैं डेप्रिसिएशन बेटा लिख देता हूँ। हमने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करे थे 45,000 आया था बेटा पहले साल का। दूसरे साल का आया था बेटा 40,500, 36,000, 31,500, 27,000। तो 5 साल का डेप्रिसिएशन तो बेटा हमको पता चल गया। उसके बाद जो 6ठे साल से बेटा आगे का जो डेप्रिसिएशन आपको लगाना था, 6ठे साल से आगे का डेप्रिसिएशन जो आपको लगाना है बेटा, आपको टोटल करके लगाना है। तो डेप्रिसिएशन बनता है बेटा 22,500 और 15,000, 37,500। बेटा जो डेप्रिसिएशन बनेगा वो बनेगा 37,500, 18,000 और 12,000, 30,000। अगले साल का बनेगा बेटा हमारे पास 21,500, नहीं 22,500। फिर बनेगा बेटा 15,000 और अगले साल का बनेगा 7,500। तो 5 साल का जो डेप्रिसिएशन है बेटा हम टोटल करके लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन लिख देते हैं बेटा हम,
तो बेटा डेप्रिसिएशन आएगा 37,500, 30,000, 22,500, 15,000 और 7,500। तो बेटा ईबीडीटी माइनस में डेप्रिसिएशन ईबीटी आएगा। तो 1,00,000 में से बेटा अगर आप ये सारी चीज़ें माइनस करते रहोगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा ईबीटी 55,000, 59,500, 64,000, 68,500, 73,000 और अब वैल्यू आएगी बेटा 62,500, 70,000, 77,500, 85,000 और 92,500। तो बेटा ये ईबीटी आ गया, इसके ऊपर टैक्स लगाना है, 50% कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा 55,000 के ऊपर 50% हो गया जी 27,500, 59,500 के ऊपर 29, तो बेटा ईबीटी में से टैक्स कैलकुलेट करा हमने। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद बेटा अगले वाला टैक्स हमारे पास आएगा 59,500 का 50%, 29,750, 64,000 का 50% आएगा बेटा 32,000, 68,500 का 50%, 34,250, 36,500, 31,250, 35,000, 38,750, 42,500, 46,250। तो बेटा ये हमारे पास आ गए अर्निंग बिफोर टैक्स के ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया 50% के हिसाब से। अब हम ईबीडीटी में से टैक्स माइनस कर देंगे, ईबीडीटी में से टैक्स माइनस कर देंगे तो बेटा आएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो 1,00,000 में से ये सारे टैक्स बस आपको माइनस करना है। तो हमारे पास कैश फ्लो आ जाएगा बेटा 72500, 70250, 6800, 65750, 63500, 68750, 65000, 61250, 57500 एंड 53750। तो बेटा ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी माइनस करने के बाद। और बेटा मुझे इसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाने, जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वो लगेंगे जो क्वेश्चन में हमारे को प्रोवाइड किए गए हैं, खुद से कैलकुलेट नहीं करने बेटा। जब भी फैक्टर सवाल में मिलेंगे आपको वही वाले फैक्टर लगाने जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो बेटा आप इसके ऊपर फैक्टर अप्लाई करो जो उनका क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं, 10 साल के फैक्टर है। तो बेटा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और बेटा ये 16% के हिसाब से आपको दे रखे हैं, 2 डिजिट में राउंड ऑफ कर रखा है बेटा सवाल में, ठीक है। तो हम भी वैसे ही चला लेंगे 0.86, 0.74, 0.64, 0.55, 0.48, 41, 35, 30, 26, 23। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो ये प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा बेटा एक टर्मिनल कैश इनफ्लो भी आएगी और उसके ऊपर कोई प्रॉफिट और लॉस तो है नहीं, हम यहीं पर ही लिख रहे हैं। 10वें साल के अंत में आपको एक कैश फ्लो मिलेगा बेटा जब आप पुरानी मशीन को बेचोगे 20,500 रुपये। तो 10वें साल के अंत में वो 20,500 रुपये भी मिलने, तो बेटा उसको भी हम अपने कैश फ्लो के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं यहीं पर ही। और फैक्टर बेटा मैं 10वें साल का लगा देता हूँ इसके ऊपर 0.23, तो 20,500 मिलेंगे और 0.23, ठीक है जी। इसके अलावा बेटा वो जो 40,000 रुपये की आपकी ने वर्किंग कैपिटल लगाई थी वो वर्किंग कैपिटल भी आपको पूरी रिकवर हो जाएगी। तो 40,000 या तो अलग से लिख लो या तो इसी में ऐड कर लेते हैं बेटा, 60,500 हो जाएंगे टोटल। 20,500 प्लांट के मिलेंगे और 40,000 रुपये वर्किंग कैपिटल के मिलेंगे बेटा। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल करते हैं। तो 72,500 मल्टीप्लाई 0.86, 70,250 मल्टीप्लाई बाय 0.74, 68,000 मल्टीप्लाई बाय 0.64, 65,750 मल्टीप्लाई बाय 0.55, 63500 मल्टीप्लाई 0.48,
68750 मल्टीप्लाई बाय 0.41, 65000 मल्टीप्लाई बाय 0.35, 61250 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 57500 मल्टीप्लाई बाय 0.26, 53750 मल्टीप्लाई बाय 0.23 एंड 60500 मल्टीप्लाई बाय 0.23। तो बेटा मेरे पास जो टोटल कैश फ्लो आ रहा है वो आ रहा है 3,35,037 रुपये 50 पैसे। तो इन सबका अगर मैं टोटल कर देता हूँ तो टोटल करके वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो 3,35,038 कर लेते हैं बेटा, राउंड ऑफ 37 रुपये 50 पैसे हैं, राउंड ऑफ होकर के हो जाएगा 38 रुपये। ठीक है, जब पीवी सही आ गई तो एनपीवी भी निकाल लेते हैं बेटा। एनपीवी इज इक्वल टू पीवीसीआई माइनस में पीवीसीओ। तो 3,35,038 रुपये माइनस में जो हमने स्टार्टिंग में लगाए थे बेटा पीवीसीओ, जो हमने स्टार्टिंग में लगाया था हमने कैलकुलेट किया बेटा, ये 3,29,600 रुपये। तो इसमें से माइनस कर देते हैं तो एनपीवी आ जाएगी $3,29,600। तो बेटा एनपीवी आ जाएगी हमारे पास 335,038 माइनस में 329,600। तो एनपीवी आ गई बेटा हमारे पास 5438 पॉजिटिव। ये है प्रोजेक्ट के की एनपीवी। दूसरा है बेटा हमारे पास प्रोजेक्ट आर, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन होगी। उसमें 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी थी बेटा, 40,000 रुपये की वर्किंग कैपिटल लगानी है स्टार्टिंग में। बीच में इसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं तो प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं करना पड़ेगा। 10 साल का बेटा आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। एक बार वो डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ बेटा आपको। ये प्रोजेक्ट के क्या हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था बेटा, ये रहा। अब बेटा हम प्रोजेक्ट आर का भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। मशीन कितने की थी, 3 लाख रुपए की, तो मुझे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 3 लाख की मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा बेटा, लाइफ वही 10 साल, टोटल हमारे पास है वही 55 आएगा रिमेनिंग लाइफ का टोटल 55। तो इसके हिसाब से बेटा मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेता हूँ आर मशीन का। तो बेटा आर मशीन का डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ मैं, डेप्रिसिएशन पर डिजिट। तो 3 लाख की मशीन माइनस में स्क्रैप वैल्यू बेटा, इसकी जो स्क्रैप वैल्यू थी वो थी 25,000 रुपये। लाइफ है बेटा हमारे पास 10 साल, तो हर साल का जो डेप्रिसिएशन बनता है इसका, सॉरी टोटल आएगा बेटा हमारे पास डिजिट 55, 10 साल से डिवाइड नहीं करना, टोटल डिजिट से डिवाइड करना है 55 से। तो 3 लाख माइनस में 25,000 डिवाइडेड बाय 55, तो पर डिजिट डेप्रिसिएशन आ रहा है बेटा 5,000। तो अगर 10 साल पहले साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो बेटा बनेगा 50,000 रुपये। एक डिजिट का डेप्रिसिएशन 5,000, तो 10 का कितना 50,000 हो जाएगा बेटा। 9 का हो जाएगा 45,000, 40,000, 35,000, 30,000, 25,000, 20,000, 15,000, 10,000, 5,000 बेटा। इस तरीके से डेप्रिसिएशन लगेंगे। ये है डेप्रिसिएशन फॉर आर प्रोजेक्ट। ये जो डेप्रिसिएशन था बेटा ये था के लिए। तो डेप्रिसिएशन भी मेरे पास है। कैश फ्लो बेटा क्वेश्चन ने आपको बता रखा है, ईबीडीटी जो है पहले 5 साल का 80,000 है, अगले 5 साल का 1,80,000 है। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ईबीटी आ जाएगा। सेम फॉर्मेट चलेगा बेटा ये लाइफ। ईबीडीटी बेटा 80,000 5 साल तक, फिर उसके बाद 1,80,000। डेप्रिसिएशन अभी आपने कैलकुलेट कर लिया। ईबीटी आएगा, टैक्स लगाएंगे, सीएफएटी आएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाएंगे बेटा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके पीवीसीआई आ जाएगी। लास्ट में जब आप टर्मिनल कैश इनफ्लो निकालोगे तो बेटा जो नई वाली मशीन है वो आपकी बिक जाएगी कितने में, 25,000 में। और इसके अलावा जो 40,000 रुपये की वर्किंग कैपिटल आपने लगाई थी वो भी आ जाएगी। तो टोटल हो जाएंगे 65,000 यहाँ पर। 60,500 की जगह यहाँ पर 65,000 रुपये होंगे। कृपया इस वाले सवाल को अपनी अपनी नोटबुक के अंदर एक बार परफॉर्म करें। अब बेटा हम करते हैं अगला सवाल। तो बेटा हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट इज करंटली मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ मशीन that is not fully depreciated for tax purposes and has a book value of rupees 70,000. It was purchased for 2,10,000 20 years ago. तो बेटा 2,10,000 में खरीदी थी कभी 20 साल पहले, और अभी इसकी बुक वैल्यू वो है 70,000 रुपये। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर एज फॉलोज। बेटा इस मशीन से जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर लेबर का खर्चा लगता है 28 रुपये, इनडायरेक्ट लेबर लगते हैं 14 रुपये, अदर वेरिएबल ओवरहेड 10 रुपये 50 पैसे, और फिक्स ओवरहेड लगते हैं 17 रुपये 50 पैसे के। टोटल कॉस्ट आते हैं 70 रुपये। इन द पास्ट ईयर
10,000 units were produced, it is expected that with suitable repair the old machine can be used indefinitely in the future. तो बेटा 10,000 रुपये का आपने 10,000 यूनिट आपने पिछले साल बनाई है और पुरानी मशीन को बेटा रिपेयर करवाते रहोगे तो अनंत काल तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। रिपेयर का जो खर्चा है वो 75,000 रुपीज़ पर एनम है। An equipment manufacturer has offered to accept the old machine as a trade-in for the new equipment. तो बेटा एक नई मशीन खरीदने के लिए अगर मैं पुरानी मशीन दे आऊँ तो बेटा वो पुराना लाओ नई पाओ वाली स्कीम है कि आप पुरानी मशीन दे दो और नई मशीन ले लो। और जो बेटा नई मशीन की कॉस्ट है वो है 4,20,000 बिफोर अलाउइंग ₹1,05,000 फॉर द ओल्ड इक्विपमेंट। तो बेटा पुरानी मशीन को 1,05,000 रुपये में वो ले लेगा, नई मशीन 4,20,000 की है, लेकिन अगर वो 1,05,000 में पुरानी मशीन ले लेगा तो बेटा नई मशीन सस्ती पड़ेगी। तो पुरानी मशीन जिसकी बुक वैल्यू केवल 70,000 रुपये बची हुई थी वो 1,05,000 रुपये में चली जाएगी। इसका मतलब 35,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। बेटा प्रॉफिट पर हमारे को देना चाहिए टैक्स। द प्रोजेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद द न्यू मशीन आर एस फॉलोज। तो बेटा अगर आप नई मशीन से माल बनाते तो क्या होगा, डायरेक्ट लेबर लगेंगे 14 रुपये, इनडायरेक्ट लेबर लगेंगे 21 रुपये, अदर वेरिएबल ओवरहेड 7 रुपये, फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा 22.75 रुपये का। The fixed overhead costs are allocation for other departments plus the depreciation of the equipment। तो बेटा फिक्स्ड ओवरहेड का जो खर्चा आपको दे रखा है पुरानी मशीन में या नई मशीन के टाइम पर, उसमें बेटा और डिपार्टमेंट्स के खर्चे हैं और डेप्रिसिएशन है। लेकिन बेटा मैं और डिपार्टमेंट के खर्चों को यहाँ पर कंसीडर नहीं करता, हमें सिर्फ अपने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड खर्चे ही लेने हैं, तो मैं फिक्स्ड ओवरहेड को कंसीडर नहीं करूंगा। हाँ, डेप्रिसिएशन जरूर कैलकुलेट करेंगे लेकिन मैं फिक्स्ड ओवरहेड को कंसीडर नहीं करूंगा। बेटा फिक्स्ड ओवरहेड जब भी आपको एलोकेशन अपॉर्चनमेंट वाली नजर आ रही हो या फिर ऐसा लिखा हो कि वो किसी और डिपार्टमेंट के है, बस यहाँ पर उसको चार्ज किया जा रहा है, तो बेटा वो अकाउंट्स में तो काम आता है लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग में उन खर्चों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही नहीं है वो। हम डेप्रिसिएशन अलग से जरूर लगा लेंगे, तो फिक्स्ड ओवरहेड को आपने पूरी तरीके से इग्नोर कर देना है। द ओल्ड मशीन कैन बी सोल्ड नाउ फॉर ₹50,000। बेटा पुरानी मशीन को अगर आप ट्रेड इन में दे आते हो तो ऊपर अभी हमने पढ़ा था पैराग्राफ में कि वो 1,05,000 में चली जाती है, लेकिन अगर आप उसको बेचने के लिए जाओगे तो वो बिकेगी कितने रुपए की, बेटा वो बिकती है टोटल 50,000 रुपये की। तो बेटा मैं 1,05,000 में दे करके आऊँ एक्सचेंज में या फिर 50,000 रुपये की बेच दूँ। तो इसका मतलब बेटा अगर मैं 1,05,000 रुपये की दे के आने वाला हूँ तो 50,000 रुपये की इस वैल्यू का हमारे लिए कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं 50,000 रुपये में बेचूंगा ही नहीं मशीन को। पुरानी मशीन को अभी एक्सचेंज में दे दोगे तो 1,05,000 रुपये की जाती है, बेच दोगे तो 50,000 की जाती है। तो दोनों में से कोई एक काम होगा ना बेटा, पुरानी मशीन को या तो बेचोगे या तो एक्सचेंज में दोगे, और मैं एक्सचेंज में देने जाऊंगा क्योंकि बेच के मिलते जरा 50,000, एक्सचेंज की वैल्यू है 1,05,000, तो ये 50,000 का मेरे लिए कोई काम नहीं है। द न्यू मशीन हैज़ एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 10 ईयर, साल्वेज वैल्यू बेटा 20,000 एट दैट टाइम। तो नई मशीन जो है उसकी लाइफ 10 साल की है और 10 साल बाद जो इसकी स्क्रैप वैल्यू है बेटा वो 20,000 रुपये है। The current corporate income tax rate is 50%. For tax purposes, the new machine and the book value of the old machine may be depreciated in 10 years. तो बेटा 10 साल की लाइफ ही लेकर के चलनी है आपको। नई मशीन को भी डेप्रिशिएट करना है, ओल्ड मशीन को भी डेप्रिशिएट करना है, और जो लाइफ आपको लेकर के चलनी है बेटा वो कितनी लेकर के चलनी है, 10 साल की। तो आप इसको 10 साल में डेप्रिशिएट करोगे। ठीक है जी। और बेटा क्वेश्चन ने आपको आगे बताया द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। बेटा 10% आपका रेट ऑफ रिटर्न है, आपको डिस्काउंटिंग करनी है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द फ्यूचर डिमांड मेड ऑफ द प्रोडक्ट विल स्टे एट 10,000 यूनिट। तो यूनिट हम आगे भी 10,000 ही बनाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको दे रखा है बेटा 10 साल का, एन्युटी फैक्टर 9 साल का दे रखा है, 10वें साल का हम अलग से ऐड कर देंगे इसमें 0.386। शुड द न्यू इक्विपमेंट भी परचेज। तो आपको बेटा रिप्लेसमेंट डिसीजन चेक करना है कि क्या आप नई इक्विपमेंट लेकर के आओगे या नहीं लेकर के आओगे। तो बेटा हम इंक्रीमेंटल वाला अप्रोच लगाएंगे कि नई मशीन अगर मैं लेकर के आता हूँ तो क्या होता है। तो बेटा सबसे पहले इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो क्वेश्चन नंबर है बेटा ये 14। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें निकालेंगे इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो इनिशियल कैश आउटफ्लो निकालते समय बेटा ध्यान रखना कि पुरानी मशीन जब बेचोगे तो उसके ऊपर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 बेटा सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इनिशियल कैश आउटफ्लोस। तो बेटा कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, बेटा नई मशीन की जो कॉस्ट है वो 4,20,000 है, लेकिन अगर मैं पुरानी मशीन बेच देता हूं तो बेटा उसको बेच के कितने पैसे आएंगे जरा वो देखो। सेल प्रोसीड्स
ऑफ ओल्ड मशीन। बेटा पुरानी मशीन 1,05,000 की जा रही है, लेकिन इसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 70,000। बेटा 70,000 की बुक वैल्यू वाली मशीन अगर 1,05,000 रुपये की बिकती है तो बेटा उसके ऊपर हो जाता है 35,000 रुपये का प्रॉफिट। तो 35,000 रुपये के प्रॉफिट के ऊपर बेटा आपको टैक्स भरना है, और टैक्स का रेट बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ था 50%। तो 1,05,000 की तो मशीन बिक जाएगी जिसके ऊपर 35,000 का प्रॉफिट होगा। 35,000 के ऊपर 50% के हिसाब से 17,500 का टैक्स बनता है। तो बेटा पुरानी मशीन बेच के आपको नेट मिलेंगे 87,500। तो मुझे नई मशीन लेने के लिए अपनी जेब में से जो पैसे लगाने पड़ेंगे वो जाएंगे बेटा 4,20,000 माइनस में 87,500, 3,32,500 रुपये आपकी जेब से आज की डेट में जाएंगे। और ये पैसा गया बेटा टाइम जीरो पर। अब जब बेटा ये प्रोजेक्ट में मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, अब हम बेटा इसको आगे लेकर के चल रहे हैं। अब सब्सीक्वेंट कैश इनफ्लोज, तो बेटा सेल तो बढ़ नहीं रही क्योंकि पहले भी 10,000 यूनिट बिकती थी, अभी भी 10,000 यूनिट बिक रही है, लेकिन कुछ सेविंग हो जाएगी। सेविंग कितनी होने वाली है बेटा? पहले जब मैं प्रोडक्ट बनाता था फिक्स्ड कॉस्ट छोड़ के, बेटा फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं करना, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर और अदर वेरिएबल ओवरहेड मिला करके लगते थे बेटा 28 + 14 + 10.5। तो मेरे पास टोटल कॉस्ट लगती थी बेटा 52.5। चलो मैं काम करता हूँ बेटा, लिखना शुरू करता हूँ। सब्सीक्वेंट कैश इनफ्लोज, तो बेटा कुछ खर्चों में सेविंग होने वाली है। रेवेन्यू तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन सेविंग इन कॉस्ट, प्रोडक्ट बनाने की खर्चों में कुछ सेविंग होने वाली है। तो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट में कितनी सेविंग होने वाली है बेटा? पहले एक यूनिट बनाने में 52 रुपये 50 पैसे लगते थे। नई मशीन ले आओगे तो बेटा उसके ऊपर फिर मटेरियल लेबर हो जाती है 14 रुपये, इनडायरेक्ट लेबर हो जाती है 21 रुपये और अदर वेरिएबल ओवरहेड हो जाता है 7 रुपये। तो यानी कि 42 रुपीज़ फिर आपकी जेब में से लगेंगे। तो 52.5 एंड 42। तो बेटा पहले एक यूनिट बनाने में 52 रुपये 50 पैसे लगते थे, अब एक यूनिट बनाने में 42 रुपये लगते हैं। तो हर यूनिट के ऊपर 10 रुपये 50 पैसे की सेविंग है और ये 10,000 यूनिट पर होगी। तो 10 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 10,000 यूनिट के ऊपर बेटा 1,05,000 रुपये की तो हो गई सेविंग। इसके अलावा बेटा एक और सेविंग भी है बेटा। जब आप पुरानी मशीन चलाते थे तो उसको हर साल चलाने के लिए आपको 75,000 रुपये की रिपेयर करवानी पड़ती थी। अब आपको वो रिपेयर भी नहीं करवानी पड़ेगी। तो सेविंग इन रिपेयर कॉस्ट, तो बेटा रिपेयर कॉस्ट कितने की सेव हो जाएगी हमारे पास? 75,000 रुपीज़। तो बेटा ये हमारे पास सेविंग है टोटल 1,80,000 रुपये। ये एक तरीके से हमारे लिए EBDT है। लेस डेप्रीसिएशन, बेटा डेप्रीसिएशन में हम इंक्रीमेंटल लगाएंगे, पुरानी मशीन का डेप्रीसिएशन और नई मशीन का डेप्रीसिएशन जो इंक्रीज आया होगा। तो बेटा नई मशीन की जो कॉस्ट है वो तो 4,20,000 है, जिसकी स्क्रैप वैल्यू भी क्वेश्चन ने आपको बताई है कि 20,000 रुपये 10 साल बाद। तो बेटा 4,20,000 माइनस में स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। तो बेटा ये तो हो गया नई मशीन का डेप्रिसिएशन, माइनस है पुरानी मशीन का डेप्रिसिएशन। बेटा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन एंड द बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन विल बी रिटन ऑफ विल बी डेप्रिशिएटेड इन 10 ईयर। तो बेटा पूरी की पूरी बुक वैल्यू जो उसकी आज की डेट में 70,000 है उसको 10 साल में राइट ऑफ कर देना। कोई स्क्रैप वैल्यू 10 साल बाद नहीं दे रखी। हाँ पुरानी मशीन आज 50,000 की जरूर बिक सकती थी, 10 साल बाद की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है क्वेश्चन में। तो कॉस्ट माइनस में स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। तो बेटा नई मशीन का जो डेप्रिसिएशन आ रहा है बेटा पर एनम वो आ रहा है 40,000, जबकि पुरानी मशीन का डेप्रिसिएशन हर साल का आ रहा है 7,000। तो नई मशीन लेने की वजह से अब डेप्रिसिएशन आपको हर साल 33,000 रुपये एक्स्ट्रा क्लेम करने को मिलेगा। हर साल EBDT बढ़ गया 1,80,000 का, लेकिन डेप्रिसिएशन भी बढ़ गया 33,000 रुपये से। तो हर साल का आ जाएगा बेटा हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स। तो बेटा EBT आ जाएगा हमारे पास 1,80,000 माइनस में 33,000 1,47,000 का। इसके ऊपर बेटा हम टैक्स लगाएंगे। टैक्स का रेट है बेटा क्वेश्चन के अंदर 50%। तो इसके ऊपर हो जाता है बेटा ये 73,500। उसके बाद हमारे पास जो पैसे बचेंगे वो भी 73,500 है। अर्निंग आफ्टर टैक्स बेटा हम इसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे। जो भी आपने ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस किया बेटा वही का वही एज इट इज़ ऐड बैक हो जाता है 33,000 रुपीज़ का। तो 73,500 प्लस 33,000 तो बेटा ये टोटल हो जाएगा 1,06,500। ऑल्टरनेटिवली बेटा मैंने पीछे भी आपको एक बात बताई थी, अगर आप EBDT में से सीधा टैक्स माइनस कर दोगे ना तो भी यही आएगा। 1,80,000 में से सीधा 73,500 माइनस करोगे तब भी यही आएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। और ये पैसा टाइम 1 से लेकर के टाइम 10 तक आपको हर साल मिलेगा। इसके अलावा बेटा टर्मिनल कैश इनफ्लो है हमारे पास।
क्योंकि जो नई मशीन है वो 10 साल बाद 20,000 रुपये की बिक जाएगी, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो टर्मिनल कैश इनफ्लो, और कोई भी उसके ऊपर बेटा प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि नई मशीन की जो WDV आपने बुक्स में छोड़ी है वो भी 20,000 है, और 10 साल बाद जो वो बिकेगी वो भी कितने की बिकेगी, 20,000 की। तो उस पर कोई प्रॉफिट नहीं है। जब भी हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हैं, लास्ट में WDV भी वही बच जाती है जितने में वो मशीन बिकने वाली है। जैसे देखो, इस वाली मशीन पर आपने हर साल 40,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, 10 साल में टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 4 लाख रुपये। तो 4 लाख रुपये का अगर 10 साल के अंदर टोटल डेप्रिसिएशन बनता है और आपने 420 की खरीदी है, तो बुक्स में 20,000 की वैल्यू बच जाएगी ना। तो बेटा ये जो आप स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हो ना, इतनी ही वैल्यू आपकी लास्ट में बुक्स में बच जाती है। अब बेचना भी कितने में, 20,000 में, बुक्स में वैल्यू भी कितनी है, 20,000। तो कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं है, फाइनली यही पैसे आपको मिलने हैं टाइम पर। इसके अलावा कोई वर्किंग कैपिटल रिकवर नहीं होने वाली। तो अब मेरे पास बेटा हो क्या गया, कैश फ्लो मेरे पास आ गए टाइम जीरो पर कितने जा रहे हैं, 3,32,500 रुपये। हर साल आ रहे हैं बेटा 1,06,500। इसके अलावा 10वें साल के अंत में आ रहे हैं 20,000। तो NPV निकालने के लिए PVCI इज इक्वल टू बेटा, एक तो हर साल जो 1,06,500 आ रहे हैं मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगेगा बेटा इसके ऊपर। और हमारे पास जो फैक्टर लगते हैं बेटा वो है परसेंटेज। बेटा कितनी थी क्वेश्चन में परसेंटेज, 10%। तो 10% वाले 10 साल के टोटल फैक्टर लगेंगे। इसके अलावा 20,000 जो अमाउंट है बेटा वो सिर्फ 10वें साल के अंत में आ रहा है, तो इसमें सिर्फ 10वें साल का फैक्टर लगेगा। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% 10th ईयर। बेटा ये 10 साल का टोटल फैक्टर लगेगा, यहाँ पर एन्युटी फैक्टर, यहाँ पे 10वें साल का फैक्टर लगेगा। तो बेटा वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1,06,500 मल्टीप्लाई बाय बेटा फैक्टर क्वेश्चन में आपको लिख के दिया है। 9 साल का जो टोटल फैक्टर है वो है 5.795 उसमें बेटा मैं 10वें साल का फैक्टर और ऐड कर देता हूँ 0.386। तो ये फैक्टर हो जाएगा बेटा 6.145 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10वें साल का फैक्टर 386। तो वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास टोटल 106,500 मल्टीप्लाई बाय 6.145, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.386। तो टोटल वैल्यू होगी बेटा ये 6,62,163 रुपीज़। और इसमें से बेटा अगर मैं PVCO माइनस कर दूंगा तो मेरे पास NPV भी आ जाएगी। PVCO था बेटा हमारे पास 3,32,500। तो बेटा NPV हमारे पास आ जाएगी टोटल 3,29,663 रुपये, 3,29,663 रुपये पॉजिटिव। और क्योंकि NPV पॉजिटिव है इसलिए बेटा मैं इस वाले प्रोजेक्ट में पैसा लगा लूँगा। बेटा अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 15। तो बेटा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है 15वें सवाल में, राम लिमिटेड तो बेटा 15th क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है हमारे पास, राम लिमिटेड स्पेशलाइजेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नोवेल ट्रांजिस्टर। They have recently developed technology to design a new radio transistor capable of being used as emergency lamp also। अच्छा जी, तो बेटा ये ट्रांजिस्टर कम लैंप बना रहे। They are quite confident of selling all the 8,000 units that they would be making in the year। तो बेटा पूरे साल में जितनी यूनिट बनाएंगे वो बेचने के बारे में सोच रहे हैं कि सारी की सारी बिक जाएंगी। The capital equipment that would be required will cost rupees 25 lakh। It will have an economic life of 4 year। बेटा 25 लाख की मशीन आएगी, 4 साल की लाइफ है और कोई भी स्क्रैप वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली। ड्यूरिंग ईच ऑफ द फर्स्ट 4 ईयर द प्रमोशनल एक्सपेंसेज आर प्लान्ड एज अंडर। तो बेटा आपको हर साल जो खर्चे करने हैं, एडवर्टीजमेंट के खर्चे भी दे रखे हैं, अदर एक्सपेंसेस भी है, सारे के सारे प्रमोशनल है। वेरिएबल एक्सपेंसेज है बेटा हमारे पास पर यूनिट बनाने के 250 रुपये। एडिशनल फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर्ड बिकॉज ऑफ द न्यू प्रोडक्ट आर बजटेड एट ₹75,000। तो बेटा ये सिर्फ इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि नए प्रोडक्ट की वजह से ही लग रहा है। तो ये मेरे डिसीजन से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको कंसीडर करूंगा।
तो हर साल 75,000 रुपये की बेटा फिक्स्ड कॉस्ट भी लगनी है। द कंपनीज प्रॉफिट गोल्स कॉल फॉर अ डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 15%, तो बेटा हमें 15% का डिस्काउंट रेट चाहिए आफ्टर टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन न्यू प्रोडक्ट्स। The income tax rate is 40%. You can assume that the straight line method of depreciation can be used for the tax and reporting purpose. Work out an initial selling price per unit of the product that may be fixed for obtaining the desired rate of return. बेटा ध्यान से सुनो रिक्वायरमेंट। वो कह रहा है जी सेलिंग प्राइस बताओ। अभी तक क्या होता है बेटा, अगर वो सेलिंग प्राइस मुझे बता देता तो मेरे पास सेल्स आ जाती, मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करता, डेप्रिसिएशन माइनस करता, ईबीटी आ जाता, टैक्स लगाता, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता, क्या डेप्रिसिएशन ऐड करके कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स निकाल लेता और मैं एनपीवी कैलकुलेट कर सकता था। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ जाएगी तो मैं पैसा लगा लूंगा, नेगेटिव आ जाएगी तो मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, डिसीजन हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में वो आपसे ये नहीं कह रहा कि एनपीवी पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं। वो कह रहा है सेल प्राइस क्या होना चाहिए ताकि मुझे मेरा रिक्वायर्ड रेट अचीव हो जाए। और बेटा रिक्वायर्ड रेट क्वेश्चन के अंदर लिखा हो 15%, तो इसका मतलब आपको एक ऐसा सेल प्राइस चाहिए जिसके ऊपर आपकी एनपीवी 15% के हिसाब से जीरो आ जाए, क्योंकि एनपीवी जीरो का मतलब होता है एक्चुअल रिटर्न इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रिटर्न। और अगर मुझे 15% की रिटर्न चाहिए तो मेरी एनपीवी 15% पर अगर जीरो आ जाती है तो इसका मतलब मेरा एक्चुअल रिटर्न 15% से के बराबर है। एनपीवी जीरो मतलब एक्चुअल रिटर्न 15% के बराबर हो जाएगा। तो आपको एक ऐसा सेलिंग प्राइस बताना है जिस पे जो कैश फ्लोज आए उसकी एनपीवी 15% के हिसाब से जीरो आ जानी चाहिए। इसका मतलब एक ऐसा सेलिंग प्राइस बताओ जिस पर एनपीवी जीरो आ जाए 15% डिस्काउंटिंग रेट पे, तो बेटा उस सेलिंग प्राइस के हिसाब से आपको आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न अचीव हो जाएगी। तो अब मुझे सेलिंग प्राइस बताना है। सेलिंग प्राइस पता होता तो मैं एनपीवी निकालता, लेकिन एनपीवी अब मुझे पता है कि मुझे एनपीवी जीरो रखनी है। जीरो क्यों रखनी है? क्योंकि मेरा रिक्वायर्ड रेट 15% है, मुझे अपना 15% का रिक्वायर्ड रेट अचीव करना है। तो क्वेश्चन है बेटा आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताया 4 साल तक के, एनईटी फैक्टर 15% के हिसाब से। बड़ा आसान सवाल है, जरा ध्यान से समझना बस। तो बेटा सबसे पहले तो जब आप इस मशीन को खरीदने जाओगे तो इनिशियल कैश आउटफ्लो तो 25 लाख रुपए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सब्सिक्वेंटली अब मुझे ये नहीं पता कि हर साल सेलिंग प्राइस क्या होगा। क्वांटिटी तो मुझे पता है जी 8,000 पूरी बिक जाएंगी, लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं पता। वेरिएबल कॉस्ट मुझे पता है 250 रुपये पर यूनिट की, एडवर्टाइजमेंट और अदर एक्सपेंसेस भी पता है। चलो बेटा मैं सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है बेटा ये हमारी बुक में 15, और इस सवाल में बेटा सबसे पहले मैं मान रहा हूं लेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट बी रुपीज एक्स। तो बेटा मैंने मान लिया हर यूनिट एक्स रुपीज की बिकती है, और यही मुझे एक्स रुपीज तो बताना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बता दो। तो बेटा अगर मैं पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल की बात करूं, बेटा यूनिट तो 8,000 है, तो सेल कितनी हो जाएगी बेटा? अगर मैं एक यूनिट एक्स रुपीज की सेल करता हूं, अगर मैं एक यूनिट एक्स रुपीज की सेल करता हूं तो 8,000 यूनिट 8,000 एक्स की बिकेंगी, और हर साल सेल सेम है। $8,000 इसमें से बेटा मुझे कॉस्ट माइनस करनी है। कॉस्ट में सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट बेटा एक यूनिट की 250 रुपये है। 8,000 यूनिट के ऊपर 250 रुपये के हिसाब से बेटा कॉस्ट बनती है 20 लाख रुपए। तो हर साल 20 लाख रुपए की तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। इसके अलावा बेटा फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी। वो हर साल सेम है। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट के खर्चे लगेंगे। बेटा लिखा हुआ एडवर्टीजमेंट 1,75,000, 60,000 और 30,000। और फिर बेटा लगेगा हमारे पास अदर एक्सपेंसेस भी लिखे हुए बेटा क्वेश्चन में टेबल में 50,000, 75,000, 90,000 और 1,20,000। तो बेटा इसमें से कौन सबको माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। बेटा प्रॉफिट जो आएगा हमारे पास बेटा वो आएगा 8,000x माइनस ये सबका टोटल, तो 20 लाख प्लस 75,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000, तो बेटा 22,25,000। तो 8,000x माइनस में 22,25,000, 8,000x माइनस में 20,75,000, 75,000 और 75,000, ये भी 22,25,000 है बेटा टोटल। 20 लाख प्लस 75,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000, ये भी बेटा सेम ही आ रहा है। मौज हो गई इस वाले सवाल में, तो क्वेश्चन ही बड़ा
सेवा के हिसाब से बना रखा है हमारी, हर साल कैश फ्लो सेम बनने वाला है इसमें। अच्छा जी, और फिर भी ये भी बेटा 20 लाख है, 75,000 है, 30,000 है और 1,20,000 है, बिल्कुल सेम आ रहा है सारा। तो 8,000 एक्स माइनस 22,25,000, तो हर साल का जो प्रॉफिट है यानी कि अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है वो सेम है ईबीडीटी। बेटा हर साल का ईबीडीटी सेम, डेप्रिसिएशन भी आपको लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से लिखा ही हुआ है। तो बेटा स्क्रैप वैल्यू 0 है, 25 लाख के इक्विपमेंट के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, तो बस फिर ये तो हर साल का सेम ही होगा प्रॉफिट। ईबीडीटी हर साल का सेम, डेप्रिसिएशन हर साल का सेम। तो मैं एक ही बारी में कैलकुलेशन कर देता हूँ बेटा, टाइम 1 to टाइम 4 की कैलकुलेशन एक साथ कर देता हूँ मैं। हर साल का ईबीडीटी बेटा सेम है 8,000 एक्स माइनस में 22,25,000 माइनस में डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन आएगा 25 लाख की कॉस्ट है बेटा प्रोजेक्ट की, माइनस में स्क्रैप वैल्यू 0, लाइफ है बेटा इसकी 4 साल, तो 25 लाख डिवाइडेड बाय 4, 7.5 लाख रुपए का बेटा डेप्रिसिएशन आता है, 6,25,000 रुपये का, सॉरी। तो 6,25,000 रुपये का बेटा डेप्रिसिएशन आ जाएगा, माइनस कर देंगे हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स, तो 8,000 एक्स माइनस ये बेटा ये भी माइनस हो रहा है, ये भी माइनस है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 28,50,000। इसके और बेटा हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। टैक्स का रेट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन में 40%, तो इस पूरी वैल्यू के ऊपर बेटा 40%, 3,200 एक्स और 28,50,000 के ऊपर 40% हो गया बेटा 11,40,000। तो हम सीधा ईबीडीटी में से टैक्स माइनस कर देते हैं, तो बेटा कैश फ्लो आ जाएगा हर साल का, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स टाइम 1 to टाइम 4। तो 8,000 एक्स माइनस में 3,200, तो ये तो हो जाएगा बेटा 4,800 एक्स, 22,25,000 माइनस माइनस माइनस, तो बेटा ये हो जाएगा नेट 22,25,000 माइनस में 11,40,000 माइनस का बचेगा 10,85,000, 10,85,000 बेटा नेगेटिव नेगेटिव और बीच में नेगेटिव करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 22,25,000 प्लस 11,40,000 इक्वल टू नेट नेगेटिव 10,85,000। तो बेटा टाइम 1 to टाइम 4, अब मेरे पास हर साल ये पैसा आएगा। टर्मिनल कैश इनफ्लो कोई है नहीं, तो बेटा मुझे चाहिए एक ऐसी एनपीवी 0 आनी चाहिए ताकि मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाए। तो एनपीवी शुड बी 0 एट 15% डिस्काउंट रेट। तो बेटा अगर एनपीवी 0 रखनी है तो फॉर्मूला होता है पीवीसीआई माइनस में पीवीसीओ। तो पीवीसीओ के बराबर होनी चाहिए ना, और पीवीसीओ कितनी है बेटा 25 लाख, और पीवीसीआई कितना बेटा ये हर साल। तो हर साल अगर मुझे 4,800 एक्स मिलते हैं माइनस में 10,85,000, तो बेटा ये हर साल का, क्योंकि कैश फ्लो कांस्टेंट है तो इसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू एनईडी फैक्टर लगेगा, और क्वेश्चन में आपको एनईडी फैक्टर ही दे रखा है 3.0079। तो बेटा मल्टीप्लाई करके आता है हमारे पास 10,85,000 मल्टीप्लाई है 3.0079, बेटा टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास 32,63,571 रुपये। बेटा उस तरफ जाकर के ऐड हो जाएगा 25 लाख में, तो इस तरफ वैल्यू होगी बेटा टोटल 57,63,572, और इधर वैल्यू बचेगी बेटा हमारे पास 4,800 एक्स मल्टीप्लाई बाय 3.0079। तो बेटा इस तरफ वैल्यू होगी 14,437.92 एक्स। तो यहाँ से बेटा अब आपके पास आएगा एक्स 5763,572 डिवाइडेड बाय 14,437.92। तो x की वैल्यू आ रही है बेटा 399.197। तो आप 400 मान के चल सकते हो इसको राइट राउंड ऑफ करके, ठीक है जी। बेटा 399.197 बेटा हमारे पास सेलिंग प्राइस आ रहा है। तो ये हो गया जी क्वेश्चन कंप्लीट। बेटा क्वेश्चन ने हमसे मांगा था सेलिंग प्राइस, एक ऐसा सेलिंग प्राइस बताओ जिस पर आपको रिक्वायर्ड रिटर्न अचीव हो जाए, और बेटा मेरी रिक्वायर्ड रिटर्न अगर 15% के हिसाब से है तो मेरी एनपीवी 15% पर 0 आनी चाहिए। तो हमने उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बेटा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। 16th क्वेश्चन बेटा आपको अपने आप करना है, अब हम कर रहे हैं 17th क्वेश्चन, बड़े ध्यान से समझें।
बेटा 17th क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, फॉलोइंग आर द डेटा ऑन कैपिटल प्रोजेक्ट बीइंग इवेल्युएटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ पीकेजी लिमिटेड। प्रोजेक्ट एम है बेटा हमारे पास, एनुअल कॉस्ट सेविंग बेटा प्रोजेक्ट एम पे आपको हर साल जो सेविंग होने वाली है वो 40,000 की है, लाइफ 4 साल की दे रखी है। आईआरआर बेटा 15%। आईआरआर के बेटा आईआरआर का मतलब क्या होता है, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, कि एक्चुअल में हमारे को कितने परसेंट की रिटर्न मिल रही है बेटा, वो है 15%। और अगर आपको याद हो तो बेटा हमने क्लास में भी सीखा था कि एक्चुअल रिटर्न अगर 15% है और अगर मैं 15% के हिसाब से ही एनपीवी निकालने की कोशिश करूँ, यानी कि एक्चुअल रेट को ही रिक्वायर्ड रिटर्न मान लूँ, डिस्काउंट रेट मान लूँ, तो हमारी एनपीवी 0 आएगी, क्योंकि आपने एक्चुअल रेट को ही रिक्वायर्ड रेट बना दिया। एक्चुअल रेट और रिक्वायर्ड रेट जब दोनों बराबर होते हैं तो एनपीवी आती है 0। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेटा आपको दे रखा है 1.064। पीआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता था पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ, पीवीसीआई अपॉन में पीवीसीओ। और बेटा जब पीवीसीआई को पीवीसीओ से डिवाइड करते हैं तो जो डिस्काउंटिंग हमने करी होती है बेटा वो लगती है रिक्वायर्ड रेट के हिसाब से। कौन से रेट के हिसाब से, रिक्वायर्ड रेट। बेटा एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, पीआई कैलकुलेट करते हैं, रिक्वायर्ड रेट का इस्तेमाल होता है। आईआरआर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम एक्चुअल रेट ढूंढते हैं। अब ध्यान से समझो बेटा, जब क्वेश्चन में आपको पीआई दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है बेटा ये 17, पीआई दे रखा है बेटा 1.064। इसका मतलब जब आपने ये पीआई कैलकुलेट किया होगा तो आपने फॉर्मूला लगाया होगा पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ, ठीक है। और ये जो पीवीसीआई जब आपने प्रेजेंट वैल्यू आपने कन्वर्ट किया होगा तो ये आपने रिक्वायर्ड रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया होगा, ना कि एक्चुअल रेट के हिसाब से, ओके। और जब मेरा पीआई एक से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब एक्चुअल रिटर्न, पीआई बेटा ग्रेटर देन 1 होता है तो एक्चुअल रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा होता है, एक्चुअल रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो मेरा रिक्वायर्ड रेट वैसे ओरिजिनल है वो एक्चुअल रिटर्न से कम है, असली में ज़्यादा रिटर्न मिल रही है, चाहिए कम। और जो एक्चुअल में रिटर्न मुझे मिल रही है आईआरआर, वो भी क्वेश्चन ने बता दिया, ये मेरा एक्चुअल रेट है। अब एक बात देखो बेटा, अब आपको ये पता है कि आपका जो एक्चुअल रेट है, क्योंकि पीआई 1 से ज़्यादा है तो आपका एक्चुअल रेट रिक्वायर्ड रेट से ज़्यादा हो गया, और आपको आपका एक्चुअल रेट पता है, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड रेट है वो 15% से कम होना चाहिए। ध्यान से समझो बेटा, अगर आपको पीआई पता है 1.064, पीआई अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका एक्चुअल रिटर्न इज मोर देन रिक्वायर्ड रेट, ठीक है। और एक्चुअल रिटर्न आपको पता है 15% है, तो 15% इज मोर देन योर रिक्वायर्ड रेट, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड रेट 15% से कम होगा ना। कितना है वो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन 15% से कम है, ये बात कंफर्म है। क्वेश्चन आपसे मांग रहा है बेटा आगे, एनपीवी क्वेश्चन मार्क, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बताओ, पे बैक पीरियड बताओ, साल्वेज वैल्यू 0 है। और फिर बेटा आपको 4 अलग अलग फैक्टर पे डिस्काउंट फैक्टर दे रखे हैं, हर साल का अलग अलग फैक्टर भी है और टोटल भी करके दे रखा है 4 साल का। तो मुझे बेटा ये क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है बेटा वो मुझे सॉल्व करनी है बेटा, क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ें। अब सॉल्व करने से पहले बेटा फिर से हम डिस्कशन कर लेते हैं एक बारी। पीआई जब कैलकुलेट किया होगा तो रिक्वायर्ड रेट के हिसाब से डिस्काउंटिंग करी होगी, जबकि 15% कौन सा रेट है, एक्चुअल रेट। अब सारा सॉल्यूशन देखो बेटा, अगर मैं आईआरआर को ही अपना डिस्काउंट रेट मान के एनपीवी निकालने की कोशिश करूं, आईआरआर को ही अगर मैं डिस्काउंट रेट मान लूं 15% के हिसाब से एनपीवी निकालने की कोशिश करूं तो वो एनपीवी 0 आएगी। फिलहाल बेटा इस वाले सवाल में क्या हो रहा है, 40,000 रुपये आपको हर साल बचने वाले हैं। 1 2 3 4 टाइम 0 टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4, हर साल 40,000 रुपये बचेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं है बेटा, टैक्स का रेट भी नहीं है क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन का भी कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर आपने कुछ पैसे लगाए हैं प्रोजेक्ट में, हर साल आपने 40,000 रुपये कमाए हैं बेटा। अगर आप इन सबको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि पीवी से ही आ जाएगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बेटा अगर मैं डिस्काउंटिंग यानी कि प्रेजेंट वैल्यू में जो कन्वर्ट कर रहा हूँ, अगर मैं 15% यानी कि एक्चुअल रेट को लेकर के ही करना शुरू कर दूँ और फिर एनपीवी कैलकुलेट करूँ, तो वो एनपीवी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, सोचो पहले। मैं रिक्वायर्ड रेट का इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल रेट का ही इस्तेमाल करके डिस्काउंटिंग कर दो। यानी कि अगर आप एनपीवी कैलकुलेट करते हो एट आईआरआर विच इज एक्चुअल रेट, तो बेटा वो एनपीवी 0 होती है, क्योंकि एनपीवी अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब एक्चुअल रेट ज़्यादा है, एनपीवी नेगेटिव आ जाए तो एक्चुअल रेट कम है। लेकिन मैं तो एक्चुअल रेट का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो एनपीवी 0 आएगी। एक्चुअल रेट और रिक्वायर्ड रेट अगर दोनों बराबर है, यानी कि डिस्काउंट रेट ही एक्चुअल रेट है, तो बेटा आपकी एनपीवी 0 आएगी। यानी कि पीवीसीआई at 15%, sorry, PVCI minus में 15% at 15% minus PVCO should be equal to 0. तो PVCI at 15% should be equal to PVCO. NPV 0 है तो बेटा PVCO के बराबर होना चाहिए। मुझे आउटफ्लो पता नहीं है,
तो इसलिए मुझे पीवीसीओ नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर कोई अमाउंट आज की डेट में ही है, टाइम जीरो पे ही है, तो क्या उसके ऊपर आपके रेट का कोई इंपैक्ट हो सकता है? रेट का, डिस्काउंट रेट। बेटा आज की डेट में मेरे पास 100 रुपये है, अब चाहे रेट 10% हो चाहे 15% हो, बेटा उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो कन्वर्ट होनी नहीं, वो तो 100 रुपये ही रहेगा। हाँ, अगर 1 साल बाद का पैसा, उसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का इंपैक्ट पड़ता है, रेट का इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन जो पैसा आज की डेट में ही जाएगा उसके ऊपर आपके रेट का, डिस्काउंट रेट का, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता। यानी कि आप इस पीवीसीओ की जगह आप सीधा आउटफ्लो भी लिख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि आज की डेट में जो पैसा जाएगा वो प्रेजेंट वैल्यू में ही तो है ऑटोमेटिकली, तो आप सीधा आउटफ्लो लिख लो। अब मुझे पीवीसीआई लिखना है 15% के हिसाब से। बेटा हर साल पैसा आ रहा है 40-40 हज़ार, 15% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। 4 बारी ये पैसा आ रहा है बेटा, क्या मैं चारों के ऊपर अलग अलग फैक्टर लगाऊं या फिर चारों के ऊपर सेम फैक्टर लग जाएगा? एन्युटी फैक्टर लग जाएगा, क्योंकि हर साल पैसा सेम है, तो प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए बेटा एन्युटी फैक्टर लग जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। और बेटा मैं 15% वाले रेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ 4 साल के लिए। फैक्टर बेटा क्वेश्चन में आपको नीचे टेबल के साथ दे रखा है, 15% का टोटल फैक्टर है 2.855, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2.855 शुड बी इक्वल टू आउटफ्लो। और ये आउटफ्लो इतना ही रहेगा बेटा, इसके ऊपर रेट का कोई प्रभाव नहीं है। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2.855, तो ये हो जाएगा बेटा 1,14,200 रुपये। तो बेटा ये मेरे पास आउटफ्लो आ गया, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आ गई। इसका मतलब अब बेटा हम आगे चल सकते हैं। क्वेश्चन ने कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पूछा था आपसे, हमने बता दिया। हमसे क्वेश्चन ने बेटा पे बैक पीरियड भी पूछा, जरा वो भी बता देते हैं। पे बैक बेटा, पे बैक जब हर साल पैसा सेम आता है तो छोटा सा फॉर्मूला होता है, इनिशियल कैश आउटफ्लो अपॉन पर एनम कैश इनफ्लो। तो 1,14,200 डिवाइड बाय 40,000, तो बेटा आपके पास आ जाएगा 2.855 ईयर्स। तो ये हो गया पे बैक पीरियड। फिर क्वेश्चन ने बेटा आपसे मांगा है एनपीवी। एनपीवी निकालने के लिए एक्चुअल रेट का इस्तेमाल होता है, रिक्वायर्ड रेट का इस्तेमाल होता है? पीवीसीआई एट रिक्वायर्ड रेट। तो पीवीसीआई एट रिक्वायर्ड रेट बेटा, एनपीवी निकालने के लिए माइनस में पीवीसीओ, वो आउटफ्लो के बराबर ही होगा क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, तो लगेगा नहीं, उसके ऊपर टाइम जीरो पर ही पैसा जा रहा है। अब बेटा हर साल 40,000 रुपये मिलते हैं, मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगाना है मुझे किसी रेट के हिसाब से, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड रेट तो पता ही नहीं है, तो मैं रिक्वायर्ड रेट के हिसाब से फैक्टर लगाना चाहता हूँ, 4 साल का लगाना चाहता हूँ, लेकिन रेट नहीं पता। पीवीसीओ आपको पता है 1,14,200, ठीक है। तो बेटा अभी हम वापस से एनपीवी निकालने के लिए आएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए अपना रिक्वायर्ड रेट, डिस्काउंट रेट। तो मेरा रिक्वायर्ड रेट है कितना बेटा? जैसे रिक्वायर्ड रेट पता चलेगा तो मैं यहाँ पर पुट करके अपनी एनपीवी कैलकुलेट कर लूँगा, यहाँ पर एनपीवी आ जाएगी मेरे पास। अब बेटा मुझे चाहिए अपना रिक्वायर्ड रेट है कितना, उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा पीआई का, जो सबसे पहले मुझे दी गई थी क्वेश्चन में। और पीआई निकालने के लिए बेटा आपने रिक्वायर्ड रेट का इस्तेमाल किया, तो मैं इस पीआई का इस्तेमाल करता हूँ। पीआई निकालने के लिए बेटा आपने फॉर्मूला लगाया होगा पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ, और ये जो पीवीसीआई लगाई होगी बेटा रिक्वायर्ड रेट वाली लगाई होगी। अभी मुझे नहीं पता ये पीवीसीआई कितनी थी, लेकिन मुझे पीआई पता है 1.064 है, 1.064। और पीवीसीआई बेटा कितनी थी मुझे नहीं पता, लेकिन इसको निकालने का तरीका मुझे आता है। हर साल 40,000 रुपये मिलते हैं, मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर रिक्वायर्ड रेट वाला 4 साल का, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर रिक्वायर्ड रेट 4 साल अपॉन पीवीसीओ 1,14,200। तो बेटा पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ 1,14,200। बेटा जब मैं इसको इस तरह मल्टीप्लाई करूँगा और फिर 40,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ जाएगा, उससे हम रेट ढूंढ लेंगे। तो पीआई मुझे पता है, मुझे हर साल का कैश फ्लो पता है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया होगा, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए रेट लगाया होगा रिक्वायर्ड रेट। साल है बेटा हमारे पास 4 डिवाइड बाय पीवीसीओ, ये होता है पीआई। तो बेटा ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं, 40,000 से डिवाइड करते हैं, तो 1.064 मल्टीप्लाई बाय 1,14,200 डिवाइडेड बाय 40,000। तो बेटा ये आ रहा है हमारे पास 3.03
इज इक्वल टू PVAF किसी रिक्वायर्ड रेट पर है 4 साल का फैक्टर। तो बेटा अगर आपने क्वेश्चन में जो टेबल दे रखी है, अगर आप उसमें टोटल फैक्टर देखो तो आपको 12% के नीचे 4 साल का टोटल फैक्टर नज़र आ रहा है 3.038। तो बेटा ये जो रिक्वायर्ड रेट है, ये रिक्वायर्ड रेट हमें पता चल जाएगा कि ये 12% वाला फैक्टर है। तो मुझे PI का इस्तेमाल करके बेटा रिक्वायर्ड रेट मिल जाएगा। अब ये रिक्वायर्ड रेट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, 12% 4 साल का फैक्टर लगाऊंगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाय PVAF 12% 4 साल माइनस में 1,14,200। तो 12% 4 साल का फैक्टर बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3.038 माइनस में 1,14,200। तो बेटा NPV आ जाएगी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3.038 माइनस में 1,14,200। बेटा NPV आएगी 22,680 रुपये पॉजिटिव। तो बेटा हमने NPV भी कैलकुलेट कर लिया, हमने रेट भी ढूंढ लिया, हमने पे बैक पीरियड भी कैलकुलेट कर लिया है, और ये हो गया जी सवाल हमारा समाप्त। जरा ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या करा, PI जो दे रखा था बेटा उसको PI को समझा, PI जब निकाला होगा तो रिक्वायर्ड रेट के हिसाब से निकाला होगा, लेकिन अभी मेरे पास रिक्वायर्ड रेट नहीं है। IRR मेरे पास एक्चुअल रेट है 15%, और मुझे पता है कि अगर मैं एक्चुअल रेट को ही डिस्काउंट रेट मान करके NPV कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो वो NPV 0 आएगी। यहाँ से बेटा हमने आउटफ्लो ढूंढ लिया, आउटफ्लो मुझे पता चल गया 1,14,200 है, उससे हमने पे बैक पीरियड निकाल लिया। अब NPV निकालने के लिए मुझे रिक्वायर्ड रेट चाहिए, तो रिक्वायर्ड रेट निकालने के लिए बेटा मैंने अपने PI का इस्तेमाल करा। PI कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी रिक्वायर्ड रेट इस्तेमाल हो चुका था, तो रिक्वायर्ड रेट कितना लगाया होगा वो मैं ढूंढ लेता हूँ। PI मुझे पता है, मुझे इनफ्लो पता है, मुझे डिवाइड बाय किया हुआ आउटफ्लो पता है, मुझे रेट नहीं पता। तो रेट बेटा टेबल में देख के पता चल गया कि 12% है। इसी 12% का इस्तेमाल बेटा मैंने यहाँ पर करा, 12% वाला फैक्टर लिखा, PVCI माइनस में PVCO करके NPV आ गई। इस क्वेश्चन को बेटा कम से कम 2-3 बारी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन है वो आप ऑडिट कर लेना, केवल पूरा क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, तो सिर्फ उसको ऑडिट करना है बेटा। पूरा क्वेश्चन वो जो थोड़ा सा सवाल है उसको रीड कर लेना, उसके अंदर सारी चीज़ें कैलकुलेट करके दे रखे हैं, बस आपको कंपेयर करना है। तो आपको रैंक पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा, जिसके अंदर NPV ज़्यादा होगी, पे बैक पीरियड कम होगा, ARR ज़्यादा होगा, IRR ज़्यादा होगा, PI ज़्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। तो बेटा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, कैपिटल बजटिंग।